आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पुणे में फौज के एक अस्पताल में काम करने वाली 34 साल की बोलने और सुनने की कुव्वत से महरूम खातून के साथ रेप और जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम में मंगल रात को 4 फौजी मुलजिमों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खातून ने इशारों में अपने साथ हुई बर्बरीत जवान ने 4 साल पहले उसके साथ रेप किया था जब वो नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। तब उसने शिकायत करने की कोशिश तो की थी, लेकिन सुपरवाइजर ने भी मुलजिम के साथ मिलकर उसका रेप किया। बाद में 2 और जवानों ने मुतासिरा का जिनसी इस्तेसाल कर उसका वीडियो बनाया और ब्लैकमेल किया। ये तो बात उस मुतासिरा की जो बोलने और सुनने में सुन नहीं सकती थी। और अब हम बात करेंगे उन खवातीन की जो दरअसल मी टू कैंपेन के जरिए अपने साथ हो रहे जिनसी इस्तेसाल को लेकर आवाज उठा रही हैं। लोग जहां इन खवातीन की हौसला अफजाई कर रहे हैं तो कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। इतने साल बाद क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, इस तरह से क्यों, उस तरह से क्यों? जिस दिन आप इन औरतों की जगह अपने आप को रख कर सोचेंगे तो शायद आप ये सवाल नहीं उठाएंगे। मीटू कैंपेन के तहत जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात में घिरे एमजे अकबर को आखिरकार अपना इस्तीफा देना ही पड़ा। अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को सिरे से खारिज करते हुए अकबर ने कहा कि चूंकि मैंने जाती तौर पर कानून की अदालत में इंसाफ पाने का फैसला किया है, इसलिए मुझे यही सही लगा कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूं। इस बीच आज एमजे अकबर केस की समाअत दिल्ली के पचाला हाउस कोर्ट में हुई। कोर्ट में अकबर की वकील गीता लूथरा ने अपना मौकिफ रखा। लूथरा ने लंबे वक्त बाद की गई शिकायत पर सवाल उठाए और सभी मामलों को बदनाम करने की साजिश बताया। कोर्ट ने 31 अक्टूबर को समाअत की अगली तारीख तय की है। 6 गवाहों के बयान भी 31 अक्टूबर को ही दर्ज कराए जाएंगे। उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था एमजे अकबर को। मी टू कैंपेन में 16 से ज्यादा जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर आरोप लगाए। सरकार ने उनको पूरा मौका दिया और अभी भी सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया है। उन्होंने खुद हम पे बड़ा एहसान किया है रिजाइन करके। ये महिलाओं की मजबूती की आवाज है और सन्नाटा अब टूट गया है, सबको सुनना पड़ेगा। एमजे अकबर के इस्तीफे का प्रिया रमानी ने इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से हमें लगता है कि हमारी बात सही साबित हुई है। अब मुझे इस दिन का इंतजार है जब मुझे भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। खातून सहाफी प्रिया रमानी ने ही अकबर के खिलाफ सबसे पहले जिनसी इस्तेसाल की शिकायत की थी। एमजे अकबर ने भी प्रिया रमानी के खिलाफ हद के इज्जत का केस किया है। तमाम बयान देते रहे एमजे अकबर को बचाने के लिए और साथ ही महिलाओं के चरित्र पे उंगली उठाते रहे। उन सभी को ये मुंहतोड़ जवाब है। महिला शक्ति ने ये दिखा दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। अब तमाम दरिंदे, चाहे वो बीजेपी की एमएलए हो, एमपी हो, तमाम रकूबदार हो, उनको किसी तरह से बचने नहीं देगी। तमाम महिलाएं राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दे चुकी हैं और मांग कर रही थी। दबाववश इनको इस्तीफा देना पड़ा और सरकार का भी चेहरा बेनकाब हुआ और एमजे अकबर का भी चेहरा बेनकाब हुआ। मैं बधाई देती हूँ महिला शक्ति को। वो मुझे लगता है कि भाई एमजे अकबर जी ने जो निर्णय लिया, ये निर्णय सही निर्णय है। और जब तक मतलब उनकी इंक्वायरी होती नहीं है, जब तक उन्होंने कोर्ट में अपनी बाजू रखने का काम भी किया है, उनके ऊपर गलत एलिगेशन है, इसी तरह का उनका कहना भी है, तो जब तक कोर्ट में केस चलती रहेगी, जब तक वो दोषी है या नहीं है इसके संबंध में जब तक निर्णय होता नहीं है, तब तक वो उस पद का इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। मीटू कैंपेन के जरिए लगातार एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं और बहुत सारे सफेद पोश बेनकाब हो रहे हैं। अकबर के इस्तीफे के बाद इस कैंपेन को जहां मजबूती मिली है, तो वहीं देखना ये बहुत जरूरी होगा कि क्या इस मामले में और लोगों पर भी कार्रवाई होती है। क्या ये कैंपेन किसी नतीजे पर पहुंचती है? क्या वाकई में इस कैंपेन के बाद इस तरह की बेहुदा और नाकाबिले बर्दाश्त हरकत करने वाले अफराद अपनी हरकतों से बाज आते हैं? ये देखना काफी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।
तो मीटू जो ये पूरी कैंपेन है वो लगातार अब जोर पकड़ती जा रही है और एक के बाद एक नाम जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारा समाज आखिर किस तरफ जा रहा है। और ये मामला अभी हाल का नहीं है बल्कि कुछ मामले तो 20-20 साल तक पुराने हैं और लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 20 साल बाद क्यों बोला गया, 10 साल बाद क्यों बोला गया, इस तरह से क्यों बोला गया, उस तरह से क्यों बोला गया। हालांकि बहुत सारे लोग इस तरह से भी हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि एक औरत के लिए अपने ऊपर इस तरह के किसी भी जुल्म या जिनसे इस्तेहसाल को लेकर बात रखना बेहद हिम्मत की बात होती है, चाहे वो कितने भी साल बाद सही, कम से कम अपनी हिम्मत दिखा रही हैं। आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार जिस तरह से नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप कॉल करें, हमसे राब्ता करें, अपने सवाल पूछें। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट रोली त्रिपाठी, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील प्रज्ञा भूषण भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रज्ञा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे बताइए कि आज जो भी कुछ कोर्ट में हुआ है, पटियाला हाउस कोर्ट में उन्होंने अपने बात रखी है, उनके वकील ने अपनी बात रखी है। 31 तारीख को अब फिर से सुनवाई होनी है और 6 जो गवाह हैं उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। अब किस तरह से देख रही हैं आप पूरे मामले को? बिल्कुल, पहली चीज बुशरा की मैं इस चीज का स्वागत करूंगी कि एमजे अकबर ने रिजाइन किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बने रहना एक गलत होता अगर इतने गंभीर आरोपों के दौर से वो गुजर रहे हैं। और उसमें फिर एक ये शक आ जाता कि शायद वो अपने केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें बीइंग अ मिनिस्टर। तो रिजाइन करना एक सही कदम था। दूसरी चीज की कोई भी बात सोशल मीडिया पे कहना और कोर्ट में साबित करने में फर्क होता है। तो अब जो है कि क्योंकि इन गवाहों के बयान होंगे ऑन ओथ थ्रू एफिडेविट, ये लोग गवाह जो है ये कोर्ट के आगे अपनी बात कहेंगी और फिर आगे ये डिसाइड होगा कि इसको प्रूफ करना है या नहीं करना है। जैसे एमजे अकबर की तरफ से जो दलील आती है कि प्रिया रमानी ने खुद ये कहा कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ पर एमजे अकबर ऐसे हैं, तो उनके साथ नहीं हुआ यानी कि वो सुनी सुनाई बातों को लेके चल रही है या सचमुच उनके पास कोई प्रूफ है। ये बातें अब कोर्ट के सामने आएंगी जिससे कि ये डेफेमेशन का केस जो एमजे अकबर ने फाइल किया है वो आगे जाके डिसाइड होगा। जी, इसके साथ साथ प्रिया जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से कुछ लोग जो हैं सामने आए हैं, प्रिया रमानी को लेकर जैसे सवाल खड़े हुए तो तकरीबन 20 ऐसी खातून सहाफी थी, महिला पत्रकार जो सामने आई, उन्होंने कहा कि हम गवाही देंगे इस पूरे मामले को लेकर कि एमजे अकबर दरअसल किस तरह के इंसान है, क्या कुछ उन्होंने किया है। मुझे बताइए कि कानून तो सिर्फ सबूत देखता है, क्या वाकई में अगर ये तमाम औरतें जाके गवाही देती हैं और ये बताती हैं कि उनके साथ साथ क्या क्या हुआ और जितनी और लड़कियों ने भी इल्जाम लगाए हैं, क्या कितना केस से मजबूत होता है? कोर्ट इन तमाम चीजों को किस तरह से देखता है? क्योंकि एक तरफ इल्जाम है, मुंह से कही गई बात है और दूसरी तरफ कोर्ट में पहले तो बिल्कुल जो गवाह हैं जो कोर्ट के आगे जाके बोलेंगे कि उनके साथ सचमुच कुछ ऐसा हुआ जिसमें क्योंकि एक औरत के साथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेप या एसॉल्ट ही हो, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एक बहुत बड़ा क्राइम है। और अगर इसमें सचमुच कुछ औरतें या महिलाएं सामने आती हैं और वो कहती हैं कि उनकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया गया, उस पर हमला किया गया, तो कोर्ट उस गवाहियों को बहुत सीरियसली लेगा और चांसेस बहुत हाई है कि सुओ मोटे इसमें एफआईआर भी हो जाए क्रिमिनल के अगेंस्ट अगर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर केस है ये डेफेमेशन का केस है जो कि एमजे अकबर ने फाइल किया है, उसके लिए एफआईआर का एक अलग प्रोसीजर होगा। फिर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। 2 कॉलर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं, फिर रोली मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ फहीम साहब हैं और उस्मान गनी चौहान साहब है हमारे साथ। उस्मान साहब, आप अपना सवाल पूछिए पहले। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा खानम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और चैनल के दोनों मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी, जो प्रज्ञा त्रिपाठी जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहिब है, उनसे मेरा ये कहना है कि ये मी टू कैंपेन जो चला है तो मी टू में एमजे अकबर और कहीं भी दीगर अफराद है जो मी टू के अंदर घिरे हुए हैं। लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, आप तो हिंदू लॉ भी जानती होगी और मुस्लिम लॉ भी जानती होगी, क्योंकि मैं भी एक लॉयर का बाप हूँ, मेरी लड़की भी लॉयर है। दूसरी बात ये है कि हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में, जैसे कि मुस्लिम लॉ में कुरान करीम है
और हिंदू लॉ के अंदर रामायण वगैरह है, तो उसके अंदर साफ बताया गया है कि औरतों की रक्षा करो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो औरतों की रक्षा तो एक दरकिनार है, लेकिन औरतों पे जो जुल्म ढाए जाते हैं, औरतों को जो सेक्सुअल असॉल्ट जो किए जाते हैं, वो तो मगरबी तहजीब हमारे मुल्क में आ गई है, वो तो मगरिब में चलता है, ठीक है। और दूसरी बात के जो गुनाह करते हैं, जो क्राइम करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट का, वो अपने बीजेपी का सहारा ले लेते और बीजेपी से बचते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अकबर खैर मुस्लिम है, उनको तो ये शोभा देता ही नहीं है वकील साहिबा, क्योंकि मुस्लिम लॉ में तो ये किरदार है ही नहीं कि सेक्सुअल असॉल्ट करो। मुस्लिम लॉ तो बिल्कुल मना करता है, कुरान करीम हमारा मना करता है, आपके धर्म में भी मनाई है। तो अगर ये मी टू के कैंपेन के अंदर जो भी जिम्मेदार, जो भी क्राइम जिन्होंने किया है, उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, तो ही हमारी औरतों की रक्षा होगी, तो ही हमारी माँ बहनें बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और कानून में पूरे प्रावधान है इन सजाओं के। कोई भी अगर महिला के साथ गलत करता है तो हमारा कानून बहुत ही सशक्त है ऐसे लोगों के खिलाफ जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध करते हैं। और कानून के अलावा जैसे कि अभी आप कह रहे थे बिल्कुल कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों ही महिलाओं का आदर करना सिखाता है। हिंदू लॉ में भी शक्ति की पूजा होती है, आजकल चल रहे हैं नवरात्र इनफैक्ट, तो शक्ति की पूजा की जाती है। एक तरफ आप महिला की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अगर उनके साथ असॉल्ट कर रहे हैं तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और सारा देश इन लोगों के अगेंस्ट खड़ा है। बिल्कुल। फहीम साहब और हमारे साथ, उनको भी ले लेते हैं। फहीम साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है जी, अकबर साहब को सजा मिली जी पूरे फिल्म इंडस्ट्री, ये फिल्मों से स्टार्ट हुआ, ये पूरे एक्टरों को और जो काम करने वालों को वो ना करे, वो उनको सजा मिलेगी क्या? और जो होते यानी इसमें और औरत की भी कोई वो गलती है, वो गलती के उस पे औरत को भी क्या सजा मिलती है? यानी ये तो जो इनको सजा मिली जी, और जो इनको करे सजा में, तो औरत जो खुद कर रही गुना उसके लिए सजा भी है क्या? ये करना और जी फहीम साहब, मैंने आपकी जी शुक्रिया आपके सवाल का। प्रज्ञा जी, ये सवाल है फहीम साहब का, उनका कहना है कि अकबर साहब को सजा मिल गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि अभी कोर्ट से उन्हें कोई सजा नहीं मिली है, उन्होंने खुद से अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिया है, उनकी कुर्सी चली गई है। लेकिन क्या और तमाम जो दीगर मामलात हैं और जो लगातार सामने आ रहे एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है, क्या उन लोगों को भी सजा मिलेगी? और साथ साथ उनका ये भी पूछना है कि क्या अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो क्या औरतों को लेकर भी फिर क्या कोई सजा होगी? बिल्कुल बुशरा जी, इसमें मैं यही बात कहना चाहती थी कि पहली चीज की अगर हम 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद किसी पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो पहली चीज हमें ये सोच लेनी चाहिए कि हम एक सोसाइटी में एज अ मेल और एज अ फीमेल को एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सोसाइटी में कुछ ऐसा माहौल ना बन जाए कि गलत अगर कोई किसी के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाता है तो उससे लोग औरतों से बात करने में कतराने लगे या उनके साथ काम करने में या ऑफिस में उनके साथ काम करने में कतराने लगे। तो अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए, सही होना चाहिए और आपके पास प्रूफ होने चाहिए अपने इल्जाम के लिए। अगर प्रूफ होंगे तो वो एफआईआर भी करा सकती है, आज 20 साल बाद भी एफआईआर करा सकती हैं और उनको सजा भी होगी। लेकिन अगर ये इल्जाम गलत साबित होते हैं तो मर्दों के पास भी, पुरुषों के पास भी ये राइट्स है कि वो डेफेमेशन का केस डाले, मानहानि का केस डाले, और जिन औरतों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। बिल्कुल। तो कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो। अगर किसी खातून ने गलत इल्जाम लगाया है तो आप डेफेमेशन का केस कर सकते हैं, जिस तरह से अकबर साहब ने किया है। लेकिन एमजे अकबर के को लेकर एक दो औरतें नहीं बल्कि एक लंबी फहरिस्त है जो सहाफी हैं जो सामने आई हैं और जिनके साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, वो तमाम चीजें सामने। लेकिन अगर इल्जामात तय नहीं होते तो जाहिर सी बात है कोर्ट एक ऐसा जरिया है जो सही को सही, गलत को गलत प्रूफ करेगा। रोली, मुझे ये बताइए, आपके जिस तरह से हम लगातार ये तमाम मामले देख रहे हैं, एक समाज का नजरिया भी इसको देखना जरूरी। बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई अब क्यों आई हैं आप सामने, 20 साल पहले क्यों नहीं आ गए आप, 10 साल पहले क्यों नहीं आ गई आप, तब तो कुछ नहीं था, अब अचानक से आपको याद आ रहा है। तो इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि एक औरत को ये सब कुछ कहने में कितनी हिम्मत चाहिए होती है, और दूसरी बात वो उसी का कुछ भी खोएगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा ये सब कुछ कहकर।
बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट सबसे बड़ी चीज जो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक सोशल दायरा है हमारे चारों तरफ, वो सोशल दायरे में हमेशा से औरत को ये सिखाया गया है आप पर्दे में रहो, पर्दे से बाहर आपको जाना अलाउड नहीं है, कोई छेड़ता है कुछ करता है इग्नोर करो, क्योंकि अगर आपने उससे खिलाफ आवाज उठा दी तो हो सकता है कल आपकी शादी नहीं होगी, दूसरी चीज आपकी छोटी बहनों की शादी नहीं होगी, आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो बेसिक चीज जो हम बीइंग अ सोशल एनिमल, आदमी और औरत एक सोशल एनिमल है, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें उनसे रह के अगर हम कितनी बार भी कहें हमें इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट वी गेट इन्फ्लुएंस विद आवर सोशल एनवायरनमेंट। तो हम लोग जिस तरीके से हम लोग की अपब्रिंगिंग होती है कि हमें नहीं बोलना है, हमें नहीं बोलना है। अब अगर 20 साल बाद कोई औरत इतने दिनों तक अपने मन में जो चीजें छुपा के रखी और 20 साल बाद किसी पे एलिगेशन लगा रही है, इसका मतलब उसने 20 साल तक अपने आप को किसी न किसी रीजन से दबा के रखा होगा, ड्यू टू सम करियर। अब उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए, अब उसको ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के साथ सेम चीज रिपीट ना हो। तो ये रीजन है। और जो 17 औरतें एक साथ गलत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि और एक औरत होके मेरे साथ और मेरे ख्याल से यहाँ पे 90% औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट इज वेरी कॉमन। आप वर्क प्लेस पे जाओ, बचपन से घर से जो आपके रक्षक होते हैं वही भक्षक हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी अगर वो औरतें आ रही हैं तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है। और इसलिए अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि अब क्यों आ रहे हो, इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे बच्चे जो कल बड़े होंगे उनके साथ ये ना हो, एटलीस्ट उनको हम वॉइस दे सके कि बच्चे वी आर देयर फॉर यू। एटलीस्ट हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम बातें कर रहे हैं कि हम लोग बचपन से सिखाते रहते हैं कि पेरेंटिंग के बारे में सिखाते हैं कि आपको गुड टच बैड टच तो अभी सिखा रहे हैं, पर ये सिखाया है कि हम इसे अपनी बात को वॉइस करें। अगर कुछ गलत होता है तो किससे बोलना है, क्या बोलना है। और माता पिता का भी ये पूरा फर्ज है, अगर कुछ उनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो वो अपनी बातें आगे लेके जाए, चाहे अभी लेके आए चाहे 20 साल बाद लेके आए, ये कोई मैटर नहीं करता। बातें आगे आई हैं, इट मींस कहीं हमारे सोसाइटी में गलतियां थी और कहीं ना कहीं उन लोगों में भी खौफ होगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो पकड़े जा सकते हैं। अब तक शायद उन्हें डर नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन अब उनको ये डर जरूर होगा कि पकड़े जा सकते हैं। औरतें आ रही हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, अपनी बात को रख रही हैं। तो अभी भी बहुत सारे अगर और मगर जो हैं, जो मर्द हजरात हैं उनके जहन में हैं बहुत सारे, और शायद वो एक औरत के ऊपर पुरुष बहुत डरे हुए हैं आजकल जी, यही कि हाथ भी मिलाए तो पता नहीं क्या होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी रोली। सबसे बड़ी चीज तो मैं ये बोलूंगी कि अभी ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी औरतों का साथ देना चाहिए। आज वो परिवार में दे रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर दे रहे हैं। उनको ये डरना चाहिए अगर औरतें बोल रही हैं देर रीजन। ऐसा कोई किसी पे इल्जाम लगाना बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सनल रिवेंज, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई औरत करती होगी। पर अगर करती है तो उसे प्रॉपर जो भी कोर्ट के तहत उसे जो भी सजा मिलनी चाहिए वो उसके अधिकार है। पर अगर कोई औरत इतने कंफर्टेबल जोन में है, उसके बावजूद आज उसे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मी टू कैंपेन अगर लॉन्च हुई है और उसके सहारे वो अपनी आवाज निकाल रही है, वो ये नहीं कह रही है कि आप सजा दो या ना दो, आप मेरा दुख तो सुन लो, आप मेरा दुखड़ा तो सुनो, मेरे साथ ये हुआ है। नाम मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, नाम हमारे साथ इसने ये किया। अब आपकी मर्जी है, आप उसको जो सजा देना है दो। मतलब अगर तो औरत का तो पहली बात, हम सशक्तिकरण किस बेसिस पे होगा जब औरत अपनी आवाज उठाते टाइम डरे नहीं कि वो 4 आदमियों से दबा दी जाएगी। हम लोग अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मुझे लगता है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इसमें औरतों को सबसे बड़ी चीज कि आज कैंपेन है और सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी बात रख सकती हैं और बात आगे तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इसमें सबको सपोर्ट करने की जरूरत है, हर तरीके का ख्याल रखने की जरूरत है। औरतों को ये ख्याल रखने की जरूरत है कि कोई भी वो इस तरह की ऐसी बात, ऐसे इल्जामात ना लगा दें या इस तरह से कोई औरत कोई सामने ना आ जाए जिससे इस कैंपेन को धक्का लगे और इस कैंपेन को लेकर सवाल उठने लगे। दूसरी तरफ मैं उन तमाम मर्दों को भी रिक्वेस्ट करूंगी का भी लोग शब्द से देखने लगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हम यही कहेंगे कि इस कैंपेन को और ज्यादा ताकत मिले, बड़ी तादाद में और औरतें सामने निकल कर आए, अपनी बात को रखें, ताकि जो समाज का एक घिनौना चेहरा है, जो है जो सफेद पोश हैं, जो ये समझते हैं कि वो कुछ भी कर लेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, कम से कम उनको लेकर अब सवाल किए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे देखिए सलाम हिंदुस्तान, सैयद अब्बास मेहंदी के साथ।